हेलो दोस्तों, ये अपना दूसरा वीडियो है। मैं चाहता तो पहले वाले वीडियो में ही जोड़ देता, लेकिन वो फिर बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो देखने में मुश्किल हो जाती। इसमें हम लोग वर्ल्ड अफेयर करने वाले हैं और ये नवंबर का करंट अफेयर है। प्रतियोगिता दर्पण हम लोग करने जा रहे हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला देखो मैंने क्या हाईलाइट किया है। हाईलाइटेड पार्ट जो है वो रामचंद्र राम गुलाम, सॉरी, नवीन चंद्र राम गुलाम इनका नाम है। और ये कौन है? मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं ये। ठीक है, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको इतना पढ़ करके मतलब संयम नहीं बरतना है कि हाँ इतना बड़े हो गया, नहीं। एक पेन लेना है, कॉपी लेना है, उसमें ऊपर लिखना है अपॉइंटमेंट्स, ऊपर हेडिंग अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स में क्या है कि 2024 और 2023, आई थिंक 2024 और 25 पूरी दुनिया में इलेक्शंस हुए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नए जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, कौन कौन बनाए गए हैं। ठीक है, इसका आपको जो है आइडिया होना चाहिए। तो ये सिर्फ एक आइसोलेटेड नाम नहीं है कि आपने नवीन चंद्र राम गुलाम को जो है नाम पढ़ लिया कि ये प्राइम मिनिस्टर है मॉरिशस के। ठीक है, इससे काम नहीं चल पाएगा, आपको पूरा इसका जो है लिस्टिंग तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर पीएम लॉरेंस वोंग। अपन को क्या इसमें याद रखना पड़ेगा कि सिंगापुर के पीएम कौन है? लॉरेंस वोंग। बस ये याद रखना है। ठीक है, और जो भी और चीज़ें आप याद कर सको। मलक्का स्ट्रेट, सिंगापुर वेलकम। अब देखो ये है मेंस का मैटर है। ठीक है, ये अपन के प्रीलिम्स में नहीं आएगा कि सिंगापुर वेलकम्ड इंडियाज इंटरेस्ट इन पेट्रोलिंग द मलक्का स्ट्रेट। तो ये काफ़ी यूजफुल डेवलपमेंट है स्ट्रेटजिक डायमेंशन की नज़र से देखा जाए तो। ठीक है, इकोनॉमिक ऑपरेशन एशियन सीका, डीप एंड थर्ड रिव्यू ऑफ द सीका एंड सब्सटेंशियल रिव्यू ऑफ द आसियान इंडियन मार्केट एशियन थर्ड सीका सीका। ये बताना चाहता था मैं। यूपीआई पे नाउ, इंडिया और श्रीलंका ने क्या किया है? कोलैबोरेट किया है और ये आपस में जो यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज़ करेंगे। एक देश से दूसरे देश के बीच में डायरेक्ट जो है अब रेमिटेंसेस हम भेज पाएंगे। उनका क्या है? उनका नाम है पे नाउ, सिंगापुर का। ठीक है, देखो डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं, अल्दो बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। जो इमिग्रेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो H1B वीज़ा है ना, इज़ ए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। कैसा वीज़ा है ये? नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। और इसको तो वैसे आप कर लेंगे कॉमन सेंस से। ये जो चाबार पोर्ट है ना, इसके बारे में अपन को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि चाबार पोर्ट जो है ये गल्फ ऑफ ओमान में है। तो जो चाबार पोर्ट है तो ईरान में, लेकिन उस जो गल्फ है, गल्फ का जो एरिया है ना, उसको ओमान कहा जाता है। ठीक है, और इसकी बात कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे किसी पेपर में आया था, वो आप बताओ कि सोकोट्रा जो आइलैंड है वो कहाँ पे है, किस देश के पास में? अब देखो एज सच तो अपन जो है इसराइल के विरोध में नहीं जाते हैं। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, अपने आप में एक टाइट रोप है, बहुत मुश्किल से हम नेविगेट करते हैं, बट वी हैव वेरी स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स। दे आर एबल टू नेविगेट इट फाइनली। ठीक है, बहुत अच्छे से नेविगेट कर पा रहे हैं। तो अपन को इसमें क्या पता होना चाहिए? अपन को ये पता होना चाहिए कि जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है ऑन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ पैलेस्टीन इश्यू एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन, तो टू स्टेट सोल्यूशन से रिलेटेड कौन सा डिक्लेरेशन? उसका आंसर है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। अब न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको एक बात बता देता हूँ कि फॉरेस्ट के ऊपर भी एक बहुत फेमस डिक्लेरेशन है, वो भी शायद से न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है। आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो और इंडिया का मत क्या है? इंडिया सपोर्ट में है कि टू स्टेट सोल्यूशंस कुड बी अ बेटर वे फॉरवर्ड। अब देखो ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब समझने के लिए, है ना। आपके पेपर में नहीं आएगा ये कि कब किसी इंडिपेंडेंट राज्य को, इंडिपेंडेंट जियोग्राफिकल टेरिटरी को हम देश का दर्जा कब देते हैं, कैसे देते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर एन एंटिटी टू बी ए स्टेट हैज़ 4 प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स एज इम्प्लाइड इन द 1933 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। ये आपके पेपर में शायद ना आए, लेकिन यूपीएससी लायक ये वर्दी है।
ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो मॉन्ट वीडियो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? मॉन्ट वीडियो कन्वेंशन जो है वो इस बात से रिलेटेड है कि किसी स्टेट को, मतलब किसी जियोग्राफिकल टेरिटरी को हम स्टेट का दर्जा कब देते हैं। तो मॉन्ट वीडियो कन्वेंशन ने 4 जो उसके जो प्रिंसिपल जो है मेंशन किए हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि मॉन्ट वीडियो कहाँ पे है। अब ये जो करप्शन वाला केस है ना, करप्शन इज़ अ परपेचुअल टॉपिक इन ऑल आवर एग्जाम्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो आप तैयारी करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें भी करप्शन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है और GS4 में भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पे कि जो जनजी प्रोटेस्ट हुआ ना, है ना, नेपाल में, कहाँ पे हुआ ये? नेपाल में। तो किस वजह से हुआ? प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन, नेपोटिज्म एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस। प्रोटेस्टर्स फ्रीक्वेंटली यूज द फ्रेज नेपो बेबीज। ओके, तो ये फ्रेज यूज किया, इसको कहीं पर आप मेंस में यूज कर पाएंगे आप आगे की लाइफ में। ये इसका नाम आपको पता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और किसके साथ ये जो है ट्रीटी की गई, एग्रीमेंट किया गया? पाकिस्तान ने क्या किया है, सऊदी अरेबिया के साथ एक जो है पैक्ट साइन किया, उसका नाम है SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि हम सब जब जानते हैं वो नाटो का जानते हैं, लेकिन नाटो के अतिरिक्त जो दूसरा ऐसा एग्रीमेंट हमें देखने को मिला वो SMDA देखने को मिला है। तो याद रखना है कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। और ये वाली जो चीज़ दिख रही ना, अक्सर पढ़ पढ़ के मैं भूल जाता हूँ, मैं बहुत भूल जाता हूँ, मैं बहुत बार पढ़ा हूँ मैंने। UNSC का वो जो 1267 कमेटी है ना, सैंक्शन कमेटी, वो अलकायदा से जुड़ी हुई है। ग्रुप्स विद लिंक्स टू अलकायदा एंड ISIS वोंट बी एबल टू लिस्ट इट। ओके ओके। बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर विथड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये भी मेरे हिसाब से इंटरनेशनल न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ है कि बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन 3 देशों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, किसने किसने किया? बुर्किना फासो, माली, नाइजर, इन 3 देशों ने किया। अब देखो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में मैंने आपको सिखाया हुआ है, बताया हुआ है, समझाता रहता हूँ। जब भी किसी बॉडी का नाम आया करे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बॉडी कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। मिनिमम इतना अपन को पता होना चाहिए। अगर वो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है तो जाकर के उसकी साइट पे विजिट करना है। यहाँ पर वापस आते हैं। ICC जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये 2002 में स्थापित की गई। इसका रोम स्टैट्यूट के माध्यम से इसको स्थापित किया गया। एज द फर्स्ट एंड द ओनली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट विद जुरिसडिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल इंटरनेशनल क्राइम्स। तो ये क्या करती है? ICC इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करती है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 रोम स्टैट्यूट के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, एक पैरेलल बॉडी और है, ICJ उसको कहा जाता है। अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो कुछ बता दीजिए। ये याद रखना है कि जो ICC है वो इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करती है। हालांकि ये आपके पेपर में नहीं आएगा। मोर देन 1 बिलियन पीपल लिविंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, अब मेंटल हेल्थ के ऊपर इतनी बड़ी न्यूज़ आ गई तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो हेल्पलाइन है ना, उसका नाम क्या है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमने एक हेल्पलाइन जारी करी हुई है। ठीक है, मेंटल हेल्थ अटलस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे, एंड वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अक्टूबर 10 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, अक्टूबर 16 को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? फूड डे, वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? अक्टूबर 10। पूरी दुनिया में 800 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है डायबिटीज़ से परेशान हैं। 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर अफेक्टेड बाय ओबेसिटी। ये चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है किसने जारी करी है? यूनिसेफ ने जारी करी है। ठीक है, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, फीडिंग प्रॉफिट, हाउ फूड एनवायरमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रन। तो चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट किसने जारी करी है? उसको यूनिसेफ ने जारी किया है। ठीक है, अब देखो, चूंकि हमारे में आप CBSE का पेपर दे रहे हैं, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट रहेगा वो आपके लिए यूज़फुल है ना। तो
फॉर द फर्स्ट टाइम यूडीसी प्लस जो है बिगेन इन द 2018-19 अकेडमिक ईयर, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है। तो यूडीसी के बारे में जान लो, 2018-19 में इसकी शुरुआत की गई, और जो है अगस्त 2025 फॉर द ईयर 2024-25 की जो रिपोर्ट है वो अगस्त 2025 में जारी करी। और यूडीसी का मतलब क्या होता है? यूडीसी का मतलब होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। जो भी स्कूल अफिलिएट होते हैं उन स्कूलों का यूडीसी में उपस्थित होना, वहाँ पर उसका मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यूडीसी में सर्च करोगे, उसमें एक आता है नो योर स्कूल करके, ठीक है, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो किसी भी विद्यालय का। अब इसमें देखो अपन को क्या याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि जो एनईपी है ना वो एक इम्पॉर्टेंट है, आपके सब एग्जाम से पूछी जाती रहेगी लगातार। एनईपी जो है रिकमेंड करती है कि मैक्सिमम 30 स्टूडेंट होने चाहिए पर टीचर, ठीक है। पर टीचर कितने स्टूडेंट होने चाहिए? 30। और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ना, वो कितना रहना चाहिए? रीच दिस इज दैट, बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 50 तक लेके जाना चाहते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। देखो, इसमें जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और कई दफ़ा पूछी जाती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के रेफरेंस में। तो वो लोग ये बोलते हैं कि जो 50% हायर एजुकेशन का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 2035 तक हमें इंश्योर करना है। कितना? 50%। कब तक? 2035 तक। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था। ठीक है, बेसिकली इसने बताया कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है गर्ल्स का इंक्रीज़ हो रहा है, इवन फीमेल टीचर्स का जो है रिप्रेजेंटेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। सिंगल टीचर स्कूल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस दैट वाइल जीरो एनरोलमेंट रेशियो स्कूल, बस इतना ही, ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ में देखते हैं हम लोग क्या है। ये देखना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे, ये 17th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इनके जो सेक्रेटरी अपॉइंट हुए अमित खरे नाम है उनका, ठीक है, अमित खरे। ये जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ना, उन सब में ये वाला इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आना चाहिए इसको। कि सर्जियो गोर नाम है उनका, क्यों? क्योंकि रशियन नाम साउंड कर रहा है और यूएस ने अपॉइंट किया इंडिया के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए दिस शुड बी आस्क्ड, ओके। तो लीडिंग द यूएस एम्बेसी इन इंडिया, यूएस एम्बेसी को लीड करने के लिए इंडिया में किसको अपॉइंट किया गया? सर्जियो गोर। अनीस दयाल को डिप्टी एनएसए जो है बनाया गया है। तो इसका मतलब ये भी है कि जब ये अजीत डोभाल जी हटेंगे तो ये जो है अनीस दयाल बन सकते हैं एनएसए, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एक इम्पॉर्टेंट बैंक है, और ये राजीव रंजन जी जो है अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट। जनरली ये इन एग्ज़ाम्स में तो नहीं आएगा, बट हो सकता है किसी और एग्ज़ाम में आ जाए, है ना। ये इम्पॉर्टेंट पर्सन है। उर्जित पटेल जी को जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया आईएमएफ में, ठीक है। किसको बनाया गया? उर्जित पटेल जी को। इनके पहले जो थे उनका नाम था केवी सुब्रमण्यम जी। केवी सुब्रमण्यम को शायद आप लोगों ने देखा हो, कहाँ पे थे, शायद से उन्होंने थालीनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने कमेंट करी हुई थी, थालीनॉमिक्स के ऊपर। तो केवी सुब्रमण्यम जी को हटा दिया इंडिया ने बेसिकली, कि आप ना रिप्रेजेंट करो, कुछ कर रहे होंगे भाई कमेंट। टीसीए कल्याणी जो है कंप्यूटर जनरल अकाउंट्स जो है बनाई गई हैं। किसको? जो है 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए, किसको बनाया गया है? टीसीए कल्याणी को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब इतना तो आप यहाँ से पढ़ लोगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कैग का जो ऑफिस होता है वो होता है कंट्रोलर, क्या होता है कैग का फुल फॉर्म? कैग कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसको सेपरेट कब कर दिया गया था? आपके लिए सवाल ये, कब जो है इसको सेपरेट कर दिया गया था? कब? इसमें दो फंक्शंस होते हैं कैग के, तो कैग के जो दो फंक्शंस होते हैं उनको सेपरेट कर दिया गया था। कब किया गया था, ये आप लोगों के लिए सवाल है। तो इनको क्या बनाया गया? सीजीए हैं। क्या है? सीजीए। कौन है? टीसीए कल्याणी।
श्रीनिवास इंजेती, इनके ऊपर एक बहुत ही फेमस कमेटी बनाई गई, इस वजह से इनका नाम मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा था। तो श्रीनिवास इंजेती को क्या बनाया गया था? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो है इनको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही वॉज अपॉइंट चेयरपर्सन जो है अपॉइंट किए गए हैं ये इंजेती श्रीनिवास, NSE का। किसके? NSE के। NSE के संबंध में ये भी है कि NSE का IPO आने वाला था क्या? NSE IPO, IFCI NSE IPO सून, ठीक है। हाँ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि NSE जो है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका IPO आने वाला है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं, बस मैंने रिलेटेड जानकारी, ये यूज़फुल है काफ़ी। आलिया भट्ट को जो है लेवीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली बनाया गया है। आप इसमें क्या करोगे? पेपर लोगे, कॉपी लोगे, मतलब पेन पेपर लोगे और लिखोगे जा करके अलग से एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर लिखोगे हेडिंग, और उसमें जो जो तुम्हें पता है सारे लिख डालो, ठीक है। कि आयुष्मान खुराना को किसका बनाया गया, आलिया भट्ट को किसका बनाया गया है, देन कर्नाटका का किसको बनाया गया है, कर्नाटका, एक और व्यक्ति को कर्नाटका का बनाया गया। तो जो जो आप जानते हो सारे एक ही जगह लिख लो वहाँ पर जाकर। एक तो तरीका ये है कि आप स्पीडी या फिर एजुटेरिया वाली बुक जो है वहाँ से उसको खोलो और वहाँ से जाकर जितने ब्रांड एम्बेसडर सारे पढ़ लो जाकर के, एक तरीका वो है। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि जब आप हर मंथ का खुद पढ़ते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट बनती जाएगी, उस लिस्ट को बना लो। उसके बाद जब सप्लीमेंट करने का मूड हुआ करे तो वहाँ से जाकर सप्लीमेंट कर लिया करो। तो ये तरीका ऐसे करोगे तो भूलोगे कम, और एग्ज़ाम में उम्मीद है कि करके आ जाओगे। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये इतना दम है इसमें कि इसको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम है एजुकेट गर्ल्स NGO। इसको जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया 2025 में। और ये जो रमन मैग्सेसे हैं, इसके बारे में क्या फेमस है? एशियाज़ इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज़, ये एशिया का नोबेल प्राइज़ इसको कहा जाता है, ठीक है। किसको मिला है ये? एजुकेट गर्ल्स NGO, ओके। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस रमन मैग्सेसे अवार्ड। ये पहली इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 2025 में और भी कुछ लोगों को जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन कौन से? साहिना अली फ्रॉम मालदीव्स फॉर हर एनवायरमेंटल वर्क, एंड फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुविया फ्रॉम फिलीपींस। द 67th रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रेजेंटेशन शेड्यूल इज फॉर मनीला। ओके ओके, ओके ओके। अपन को क्या याद रखना है? मिनिमम एजुकेट गर्ल्स याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात और क्या? मालदीव्स की जो साहिना अली को जो है दिया गया है, ये तो शायद नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मालदीव्स की करेंसी का नाम क्या है, ठीक है। इंडियन फिल्म मेकर अनुपर्णा रॉय विंस बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। पिछली बार पायल कपाड़िया बहुत चर्चा में थी, है ना। ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट उन्होंने जो प्रोड्यूस करी थी, अब डायरेक्ट करी थी, एक वर्क था उनका, तो उसकी वजह से वो बहुत चर्चा में थी। इस बार जो है ये दूसरा एक नाम निकल कर आ रहा है, उनका नाम है अनुपर्णा रॉय। अनुपर्णा रॉय को क्या दिया गया है? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। किस लिए दिया गया? क्योंकि इनका जो वर्क का फिल्म का नाम है ना, उसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। इसको आप देखो, इसको भूलना मत, ये इसमें दम है, मतलब पूछे जाने लायक है इसमें। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज जो है इन्होंने फिल्म बनाई है। किसने बनाई है? अनुपर्णा रॉय जी ने। वेनिस फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। इसमें और भी चीज़ें हैं जो आप खुद जो है देख लो, क्योंकि मेरे लिए जो है अनुपर्णा राय जी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग जब भी कभी कोई अवार्ड होते हैं ना, उसमें जो इंडियन पर्सनल इन्वॉल्व होता है अक्सर पूछा जाता है वो, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट ये मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट एक अवार्ड है। अवार्ड एक हॉट कैटेगरी है, वो पक्का आती है पेपर में, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो फॉर्मर PM मनमोहन सिंह ऑनर्ड विद PV नरसिम्हा राव अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको पोस्टह्यूमसली, मरने के बाद, मरणोपरांत। किसको? मनमोहन सिंह जी को, ठीक है। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड कन्फर्ड ऑन यूनुस अहमद। तो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड से यूनुस अहमद को सम्मानित किया गया। लेकिन नाबार्ड के पेपर में उन्होंने पूछा हुआ था कि कैमल ग्रास किसको कहा जाता है, ठीक, ये पूछा हुआ था। प्रोफेसर VK गोकक अवार्ड कन्फर्ड ऑन आनंद V पाटिल। चूँकि अनहर्ड नेम है तो आप बस देख ही लो। प्रोफेसर VK अवार्ड
वीके गोकाक अवार्ड कन्फर्ड ऑन आनंद वी पाटिल। हम्म, हम्म, हम्म। अब ये आ गया आपका एमी अवार्ड आ गया चर्चा में। अब देखो, एमी अवार्ड जो आ गया है ना, अब इसको अपन को पता होना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स हेल्ड इन सितंबर, पीकॉक एट द पीकॉक दैट। तो एमी अवार्ड में आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है। स्टूडियो द पेट, आउटस्टैंडिंग ड्रामा द पेट। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरी नज़र में यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत चर्चा में थी। एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज के कैटेगरी में एडोलसेंस को। एडोलसेंस आप अलग से सर्च कर लेना, बहुत ही पॉपुलर हो रही थी जब ये आई थी। एडोलसेंस डॉक्यूमेंट्री टाइप की है, नेटफ्लिक्स में शायद से बहुत पॉपुलर हो रही थी। इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुई थी, इतनी पॉपुलर हो गई कि दुनिया का जो है ध्यान खिंच गया कि हाँ इंडिया वाले इतना देखते हैं डॉक्यूमेंट्री। हाँ भाई देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रियलिटी कंपटीशन दिस इज दैट। तो एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? एडोलसेंस को। ठीक है, और बाकी आप जो है पॉज करके नोट कर लेना एक बार इसको। ठीक है, जो भी आपको यूज़फुल लगे इसमें। ठीक है, ये चर्चा में इसलिए आया था जब मैंने इसको रीड किया था कि बाबा कल्याणी जी को यूएस की तरफ से एक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ऑनर्ड विद द ASME हॉली अवार्ड। तो कुछ ऐसे नाम दिया गया आपको, बस थोड़ा नाम क्लिक कर जाएगा तो बस यू काम बन जाएगा। बाबा कल्याणी जी को यूएस की कोई संस्था है ASME, उसकी तरफ से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, किसको? बाबा कल्याणी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस नीका अवार्ड फॉर द कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। ओके, इंस्टीट्यूट नेशनल कंजर्वेशन नीका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स। ओके ओके ओके। अब उसके बाद एक तो कौन आया? अनुपर्णा रॉय, क्या नाम था उनका? उनका नाम था अनुपर्णा रॉय। अनुपर्णा रॉय इंपॉर्टेंट है, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। उसके बाद अपन को ये जो है इंपॉर्टेंट लग रहा है कि होम बाउंड जो है, होम बाउंड सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स 2026। तो ऑस्कर में जो है कौन सी फिल्म सिलेक्ट होती है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो होम बाउंड को सिलेक्ट किया गया। इसके डायरेक्टर कौन है? नीरज घेमान है इसके डायरेक्टर। ठीक है, ठीक है। मोहनलाल जी को जो है अवार्डेड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। 2023 के लिए जो दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं वो मोहनलाल जी को सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू कन्फर्म। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये अवार्ड जो है 71st अवार्ड है। ये 71st दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, ये अवार्ड है 2023 का। सम्मान दिया गया है 2025 में। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसमें देख लो आप कि 71st दादा साहब फाल्के अवार्ड अगर दिया गया तो इसमें और कौन सी चीज़ें जो है आप याद रखोगे। तो फिल्मों में जो है 12th फेल को सम्मानित किया गया। देन फ्लावरिंग मैन नॉन फिक्शन कैटेगरी में सम्मानित किया गया। अच्छा, इसकी मैं आपको वो बता देता हूँ, नेशनल फिल्म अवार्ड, इसकी जो कैटेगरी है ना, मतलब किस कैटेगरी में मैंने ये जानकारी रखी हुई, उसका नाम है नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। मल्टीप्लिसिटी हो जाती है तो आप भूल सकते हैं, बट नाम एक बार पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसको सम्मानित किया गया है? तो नेशनल फिल्म अवार्ड से पहला 12th फेल को सम्मानित किया गया एज अ बेस्ट फिल्म। उसके बाद फ्लावरिंग मैन नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में फ्लावरिंग मैन को सम्मानित किया गया है। देन एक सवाल ये भी कई दफ़ा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको दिए गए? यूपीपीसी से ऐसे सवाल आते हैं। तो सबसे ज़्यादा अवार्ड दिया गया एनिमल को, जो है सबसे ज़्यादा अवार्ड दिए गए। देन पार्किंग, एनिमल, पार्किंग, सैम बहादुर, इन तीनों को जो है इक्वल अवार्ड मिले हैं शायद। अब कितने मिले हुए हैं ये तो मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है कि शायद 3 अवार्ड मिले हैं इन तीनों को, 3-3, है ना। तो आप एक बार जो है चेक कर लेना इसमें। फ्लावरिंग मैन नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में ये अवार्ड कौन से हैं? नेशनल फिल्म अवार्ड्स। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मोहनलाल जी को दिया गया कौन से नंबर का है? 71st नंबर का है। ये 2023 का अवार्ड है, 2025 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में देख लो। अच्छा, देन ऑर्गेनाइज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड वेटलैंड सिटीज सेरेमनी 2025 में बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज एंड स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। देखो, मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम रहता है, एनकैप उसका नाम है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। उसके अंतर्गत ये लोग 130 सिटीज़ को जो है के ऊपर जो है सर्वे जो है
कंडक्ट कराते हैं। अवार्ड द बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ अंडर द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कंडक्टेड इन 130 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है 130 शहरों में कंडक्ट किया गया। और हम लोग इसमें पहले तो नाम ही देख लेते हैं। तो जो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 में जो इंदौर है वो रैंक 1 है, जबलपुर रैंक 2 है और आगरा और सूरत रैंक 3 में है। इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि शायद कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसे पढ़ने से नहीं याद हो पाता है, बट ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड किसको दिया गया? 3 कैटेगरी होती हैं। एक होती है कैटेगरी 10 लाख के ऊपर वाले शहर, दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें 3 लाख से 10 लाख के शहर होते हैं, तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें 0 से 3 लाख तक के जो है पॉपुलेशन होती है। अब जो टॉप कैटेगरी है, इंदौर को हमेशा जो है 10 लाख प्लस की कैटेगरी में सम्मान दिया जाता है, तो इंदौर तो हमेशा टॉप पे रहता है। अभी एक दूषित पानी की वजह से चर्चा में भी था, तो पूछा भी जा सकता है। तो इंदौर फर्स्ट रैंक, जबलपुर सेकेंड रैंक, आगरा और सूरत थर्ड रैंक। अब चूंकि आगरा का नाम आ गया इसलिए यूपी वाले जो है इसको जरूर याद रखें। कैटेगरी 2 में जो है अमरावती को फर्स्ट रैंक दिया गया है, झांसी और मुरादाबाद को जो है सेकंड रैंक दिया गया और अलवार को थर्ड रैंक दिया गया है। ठीक है, तो झांसी और मुरादाबाद 2 शहर यूपी के जो है इसमें फीचर हुए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। किस कैटेगरी में? 3 लाख से 10 लाख की कैटेगरी में। ठीक है, कैटेगरी 3 में जो है देवास, परवाणु और अंगुल। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं, लेकिन इन चीज़ों के आपके पास नोट्स होने चाहिए और आपको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, आगरा और सूरत थर्ड नंबर पे, इंदौर जबलपुर फर्स्ट सेकंड। आगे बढ़ते हैं। नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे 5 सितंबर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सेलेक्टेड 45 टीचर को जो है सेलेक्ट किया गया है इसमें। ठीक है, आचियाई पॉलिटेक्निक, ठीक 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 ठीक, ओके। वर्ल्ड फूड डे आ गया। अभी हम लोगों ने ऊपर कौन सा पढ़ा था? ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे। मेंटल हेल्थ डे वाला जो क्वेश्चन था ना, वो IB के पेपर में आया था मेरे, मुझे याद आ गया। ठीक, अब देखो इसमें देखते हैं क्या है। इंडिया एंड FAO वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट फॉर सस्टेनेबल फिशरीज। देखो इंडिया ने और FAO ने मिलकर के जो है एक तरीके का जो है टाई अप किया है। किस लिए? वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स फॉर सस्टेनेबल फिशरीज। ऐसे हम पोर्ट्स डेवलप करना चाहते हैं जो सतत विकास को जो है लक्षित करें। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पर जो फिशरीज़ का जो प्रोडक्शन है ना वो भी सस्टेनेबल वे में हो। ठीक है, फिशरीज़ का प्रोडक्शन सस्टेनेबल वे में, उसका मतलब क्या है ऐसे नहीं समझ में आता ना। उसका मतलब ये है कि लोग कई दफ़ा जब फिशिंग करते हैं ना, तो जो बेबी फ़िश होते हैं उनको मार के ले आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ़िश का जो काउंट है ना वो तो रिड्यूस हो जाता है और परपेचुटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी अनसस्टेनेबल मेथड है वो सब। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो वयस्क फ़िशेज़ होती हैं हम उन्हीं को जो है उनको जो है हार्वेस्ट करें बेसिकली। ठीक है, तो किसके साथ टाई अप किया है? इंडिया ने FAO के साथ टाई अप किया है कि हम अपने जो पोर्ट्स को ग्रीन पोर्ट्स में तब्दीली करेंगे, ब्लू पोर्ट्स में तब्दीली करेंगे। और जब FAO की बात की गई तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर रोम में है। और जो FAO है ना, तो फूड से संबंधित है, तो अपन को ये भी पता होना चाहिए कि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और इंडिया जो है FAO की फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर की बात चले तो आप मुझे ये बताओ कि रामसार जो साइट होती है ना, क्या इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है या नहीं? ओके, रिसेंटली एक जो है इनिशिएटिव है ध्रुवा नाम से, जो है चर्चा में बहुत है। ठीक है, ध्रुवा नाम से जो इनिशिएटिव, ये लोग क्या करने वाले हैं, जो सारे घर हैं, सारे जो लोकेशंस हैं, उनको जो है एक प्रॉपर एक डिजी पिन एलोकेट करने वाले हैं ये लोग, ताकि ढूंढना आसान हो जाए। और ये बेटर क्यों है? क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन है ना 4x4 का रेजोल्यूशन है, और जो डिजी पिन है जो है इसका नंबर है 10 कैरेक्टर का ये नंबर है। कई दफ़ा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। रिसेंटली किसी पेपर में पूछा गया था UL पिन जो होता है वो उसमें कितने कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप बताइए इसको, UL पिन में कुल कितने कैरेक्टर होते हैं। फिलहाल हम बात करें डिजी पिन की, और डिजी पिन को जो है में कितने कैरेक्टर होते हैं? 10 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, NRSC, इसरो और IIT हैदराबाद के साथ मिलकर के इसको डेवलप किया गया। इतना याद नहीं रह पाएगा, इसलिए मैंने इसको जो है प्रॉपरली आपको बताया नहीं। बस इतना याद रखो कि डिजी पिन में 10 कैरेक्टर होते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़। अभी नाबार्ड में क्वेश्चन आया था कि फोर्टिफाइड, हाँ राइस के ऊपर ही क्वेश्चन था। फोर्टिफाइड राइस कहाँ से जो है सप्लाई किया जाए, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इंडिया एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, इन लोगों ने जो है टाई अप किया कि इंडिया से फोर्टिफाइड राइस को जो है हम सप्लाई करेंगे। मेंस में काम आता है बेसिकली, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर, है ना।
इंडियन ILO साइन MOU टू बूस्ट ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन यूथ। हटाओ इसको। हम्म। अब देखो, चूंकि ये ऐसी चीज़ है ना, लगती है कि यूज़फुल नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि सारथी एप्लीकेशन क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको देख लेंगे। कि यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी इनॉग्रेट्स 5th ऑल इंडिया राजभाषा सम्मेलन। 5वां राजभाषा सम्मेलन का इनॉग्रेशन किसने किया? अमित शाह जी ने किया। ठीक है, कहाँ पर हुआ इसका सम्मेलन? गांधीनगर में हुआ। ओके। Then Shri Amit Shah outlined several central government initiatives like Sarthi platform and Hindi शब्द सिंधु कोश to make हिंदी more accessible। आप देख रहे होगे ना, इन दिनों जो भी नए नए अधिनियम आ रहे हैं उन सबके नाम जो है हिंदी में रखे जा रहे हैं, जैसे शांति बिल। ओके। और भी कौन कौन से, और भी बहुत सारे हैं ना। एक शांति बिल दिमाग में आ गया मेरे, तो शांति बिल हो गया। तो इसके लिए हमको हिंदी का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डेवलप करना पड़ेगा ना। जब हम हिंदी को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम लोग कर क्या रहे हैं? सारथी प्लेटफॉर्म डेवलप किया है हमने, और हिंदी शब्द सिंधु कोश उसका नाम रखा। हिंदी की बात चल रही तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दी, जो आप देख लो, शायद आपके काम की हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हमारा क्या बोलता है कि आर्टिकल 343 में बोलता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी यूनियन की वो हिंदी होगी। लेकिन हिंदी से सब लोग जो है सहमत नहीं थे, इसलिए हमने इंग्लिश भी ऐड कर दी, और इंग्लिश को शुरू में 15 साल के लिए ऐड किया गया था। देन आर्टिकल 351 ड्यूटी टू डिसेमिनेट। आर्टिकल 351 में जो है ड्यूटी टू डिसेमिनेट के ऊपर जो है कि हिंदी को जो है जनता के मध्य जो है लेकर जाना है बेसिकली। ठीक है, बस आप 343 याद रखो, वहाँ से आपका काम बन जाना चाहिए। ठीक है, और सारथी प्लेटफॉर्म शब्द सिंधु कोश, हिंदी शब्द सिंधु कोश। कभी आपको अगर काम पड़ जाए, आर्ट एंड कल्चर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन एम्पावरमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन एम्पावरमेंट इनॉग्रेटेड इन तिरुपति। लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला ने जो है ये कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट करी। कहाँ पे इनॉग्रेट करी? तिरुपति में इनॉग्रेट करी। कौन सी कॉन्फ्रेंस है ये? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस है। ओके। इंडिया अनवील्स UPU इंटीग्रेशन एट यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस इन दुबई। आपको ये पता होना चाहिए UPI और UPU के बीच में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ये? वैसे ऐसे लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पेपर क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, लेकिन हो सकता है आ जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना जो पोस्टल इकोसिस्टम है कि कहाँ पे हम प्रोडक्ट को डिलीवरी करें, और उसके बाद क्या करेंगे ये लोग, जो ये ध्रुवा नाम का प्रोग्राम है ना, जिसके अंदर DG पिन बना रहे हैं ये लोग कि हर एक घर को जो है मार्क कर लेंगे ये लोग, उससे ये लोग लॉजिस्टिक्स में हेल्प होगी, और ये सर्विस के रूप में उसको आउटसोर्स करेंगे बाकी कंपनीज़ को। तो ये इनका प्रोग्राम है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस जो है दुबई में हुई। अब चूंकि सर्वे रिपोर्ट इंडेक्स ये वाला टॉपिक अक्सर पेपर में आता है, CBSE सेक्रेटरी वाले पेपर में भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो हमने इसको कवर करेंगे। इसको स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? रिलीज्ड बाय द स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट। ये WMO इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ठीक है, अब WMO क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO। तो अब चूंकि किसी संस्था का जब भी कभी नाम आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, कब बनाया गया, ये अगर पता रहेगा तो काम बन जाता है। तो WMO की जो स्थापना थी 1950 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन जब इससे पहले थी 1950 में स्थापना की गई, और इसका जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है, किसका? WMO को, MO का। लेकिन जब इससे पहले भी काम कर रही थी उस समय इसका नाम कुछ और था, इंटरनेशनल मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये शायद से IMO है। IMO क्या है? इंटरनेशनल मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ WMO और IMO में। तो पहला है मेट्रोलॉजिकल यानी वेदर से रिलेटेड, दूसरा है मैरी टाइम से रिलेटेड। तो पहला वाला कब स्थापना की गई WMO की? 1950 में जेनेवा में। दूसरा जो IMO है यानी कि मैरी टाइम से रिलेटेड यानी कि समुद्र वगैरह से रिलेटेड, 1873 में उसकी स्थापना की गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट कौन सी थी? स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स, एलॉन मस्क ऑब्वियसली टॉप किया है उसको। ठीक है, स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स, ये भी इंडेक्स हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगा। ये जो है 6वां संस्करण है, स्टेट 6th एडिशन ऑफ स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स।
assesses the energy efficiency performance 36 states. This is that for FY23. अब देखो ये 2023-24 का इंडेक्स है और इसको पब्लिश कब किया इन लोगों ने? 2025 में पब्लिश किया। तो सोचो डेटा कंपाइल करने में, पब्लिश करने में कितना टाइम लग जाता है। तो स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स जो है 2023-24 ये 6वां संस्करण है इसका। और द इंडेक्स वॉज डेवलप बाई ब्यूरो ऑफ एनर्जी। और ये इंडेक्स किसने डेवलप किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इसको बी कहा जाता है, बी। और उसके साथ साथ अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी, AEEE। उत्तर प्रदेश में AIEEE होता था पहले, एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती थी। तो ये जो 6th एडिशन ऑफ स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स है 2023-24 का इंडेक्स है, 6वां संस्करण है। इसको बी अलॉन्ग विद अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी AEEE, बी प्लस AEEE इन दोनों ने मिल करके इसको जो है बनाया है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कुल कितने इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं। द इम्प्लीमेंट फोकस फ्रेमवर्क 66 इंडिकेटर यूज़ किए हैं, ठीक है। और इसमें इन्होंने ये भी रखा हुआ है कि जो भी स्टेट को कैटेगराइज किया है तो 4 कैटेगरी में स्टेट को रखा गया है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? फ्रंट रनर वो हैं जो 60% से ज़्यादा जिनका स्कोर है। अचीवर्स वो हैं जिनका स्कोर 50 से 60% के बीच में। कंटेंडर वो हैं जिनका स्कोर 30 से 50% के बीच में। और एस्पिरेंट कौन है? जो 30% से नीचे है। ऐसे जो इंडेक्स आया करें, इंपॉर्टेंट इतने होते हैं वो, जिन्हें कई दफ़ा आप सुनकर नहीं याद कर पाते। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद हो जाए कि स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स जो है वो 6वां संस्करण है, उसको BE मतलब बी और AEEE इन दोनों ने मिल करके बनाया है। और इसमें 4 फोल्ड इसका क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सा? फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर, एस्पिरेंट। एस्पिरेंट क्या है? 30% से नीचे। फ्रंट रनर कौन है? जो 60% से ऊपर है। अचीवर कौन है? जो 50 से 60 के बीच में है। तो इतना याद हो जाए, लेकिन कई दफ़ा नहीं याद हो पाता तो इसको लिख करके याद करना है। अब इसमें जो इसके विनर्स हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए कि टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन से? महाराष्ट्र ग्रुप 1 में है, आंध्र प्रदेश ग्रुप 2 में है, और असम जो है ग्रुप 3 में है, त्रिपुरा ग्रुप 4 में है। तो चूंकि 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन है ना, तो सबका तो नहीं याद हो पाएगा, एक तो याद ही कर लो कम से कम कि महाराष्ट्र ने टॉप किया है, ठीक है। उसके बाद आंध्रा, असम, उसके बाद त्रिपुरा। ओके, इतना काफ़ी था फिलहाल के लिए, है ना। डिफेंस में देखो, अब मैं एक सेकंड देख लेता हूँ, डिफेंस कर लेते हैं, ठीक है, फिर पॉज लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी IB में आया था। ये जो MiG-21 हम लोग दिसंबर में मैंने रिवाइज करा ही दिया था वैसे, तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चलो ठीक है, इस बार जो है अपन ज़्यादा नहीं करेंगे। बस इतना समझो कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली MiG-21 को रिटायर कर दिया है। कहाँ से रिटायर किया है? चंडीगढ़ से रिटायर किया है। और ये 1963 में इंडक्ट किया गया था इंडिया में, इंडियाज़ फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट। इसका ये जो है सुपरसोनिक है, बस ये याद रखना। बस इतना ही काफ़ी फिलहाल के लिए, आज रिसेंटली। ओके, मैं साइड में लिख भी देता हूँ। एक्सरसाइज युद्ध कौशल जो है ये कहाँ पर कंडक्ट की गई? ये अरुणाचल प्रदेश में कामेंग एरिया है, वहाँ पर कंडक्ट की गई, ठीक है। क्या नाम है इसका? युद्ध कौशल। देन अब इसमें देखो एक चीज़ नई जानकारी लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है, विटनेस द ऑपरेशनल डिब्यूट ऑफ न्यूली रेज्ड अश्नी प्लेटून डिजाइन टू इंटीग्रेट एडवांस टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल कॉम्बैट स्किल्स फॉर डिसिसिव बैटल फील्ड एडवांटेज। द एक्सरसाइज शोकेस्ड द इंडियन आर्मी प्रिपेयर्डनेस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर इन एक्सट्रीम हिमालयन कंडीशंस। इसमें बस इतना याद रखना है कि ये जो कौशल क्या नाम है इसका? कौशल अभ्यास, ठीक है, ये कहाँ पर हुई? अरुणाचल प्रदेश में हुई। और इसमें अश्नी प्लेटून को बेसिकली इनॉग्रेट किया गया, डेब्यूट था बेसिकली अश्नी प्लेटून का। अश्नी प्लेटून है क्या बेसिकली? ये जो मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्निक्स हैं, जैसे ड्रोन वगैरह, या फिर जैसे जैसे उसको कहा जाता है हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस। ड्रोन का एक नाम होता है, क्या नाम होता है? हेल कहा जाता है क्या? हेल करके कुछ नाम होता है। तो वो हाई एल्टीट्यूड पर रह सकते हैं बिना दिखाई पड़े, है ना, लंबे टाइम तक। तो वो उस टाइप की जो भी मॉडर्न वारफेयर की टेक्नोलॉजी हैं, वो सब अश्नी प्लेटून्स जो है हैंडल कर रहे हैं, बेसिकली ट्रेनिंग कर रहे हैं उस चीज़ की। तो अश्नी प्लेटून का डिब्यूट कहाँ पे किया गया? अरुणाचल प्रदेश में डिब्यूट किया गया। अगला देखो एक्सरसाइज सियोम प्रहार, नाम से ही पता चल जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश की एक्सरसाइज है। अगला देखो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में। थाईलैंड इट कनेक्ट्स द अंडमान सी एंड इंडियन ओशन, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसको कनेक्ट करती है? अंडमान सी और इंडियन ओशन। अब देखो ऐसे जो कुछ सवाल होते हैं, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वेश्चन में आपको कलम उठानी है, किस क्वेश्चन में नहीं उठानी है।
एक्सरसाइज स्ट्रेट ऑफ मलक्का पूछा है ना, और मलक्का बता दिया उसने कि अंडमान सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर थमना नहीं है, जाकर के लिखने हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के नाम लिख लो, जिब्राल्टर का लिख लो, और पर्शियन गल्फ में जो भी स्ट्रेट है वो उसका नाम लिख लो, उसका नाम लिख लो। बेस स्ट्रेट पूछी गई थी अभी रिसेंटली, है ना, तस्मानियन सी के आसपास जो है। इस तरीके से बाकी भी अलग से ऐड करो यहाँ पर, ताकि एक दो बार जब एक्सरसाइज कर लोगे ना, शुरू में बहुत मेहनत लगती, पर एक्सरसाइज बार बार करोगे ना तो मेहनत कम हो जाएगी धीरे धीरे, और आपको लर्न होने लगेंगी चीज़ें। फिर इसमें डेज जो है इन्होंने बताए हुए हैं, अब हम लोग जो देख लेते हैं। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, पहले मैं कभी इसको जो है याद नहीं रखता था, बट चूंकि अभी मैं इसकी गंभीरता समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको अब याद कर लूँगा कि नवंबर 7 को जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, क्योंकि बहुत बुरी चीज़ है ये। और नवंबर 9 को लीगल सर्विस डे, इसको विधि दिवस भी कहा जाता है। लीगल सर्विस डे कब मनाया गया? नवंबर 9 को। नेशनल एजुकेशन डे, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नवंबर 11 को नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया। ठीक है, टीचर्स डे कब मनाया जाता है आपको पता ही है, लेकिन नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया? नवंबर 11 को। नवंबर 9 को विधि दिवस, देन नवंबर 7 को कैंसर अवेयरनेस डे, देन नवंबर 15 इंपॉर्टेंट है, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका कुछ जो 125वीं सालगिरह मनाई जा रही है, कुछ ऐसे करके, शायद से 125वीं 150वीं सालगिरह मनाई जा रही है ना, भूल जाता हूँ, लेकिन उसमें ऑप्शन में देखिएगा तो सेंस समझ जाऊँगा। ऐसे यूनिटी डे जो है वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनका जो 150वीं सालगिरह है वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो नवंबर 15 क्या है? जनजातीय गौरव दिवस। नवंबर 11 क्या है? नेशनल एजुकेशन डे। नवंबर 9 क्या है? विधि दिवस। आगे बढ़ के देखो, नेशनल प्रेस डे क्या है? नवंबर 16। नेशनल इंटीग्रेशन डे, है ना, नेशनल इंटीग्रेशन डे नवंबर 19। संविधान दिवस और कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, नवंबर 6। यानी कि नवंबर के जो भी दिन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनेशनल डे में देखो, वर्ल्ड सुनामी डे तो मैंने कवर नहीं किया है, तो नवंबर 10 याद करो कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया गया? नवंबर 10 को। देन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया गया? नवंबर 14। आप सोचेंगे डायबिटीज़ डे क्यों कवर किया भैया आपने? मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि नॉर्मल एग्जाम्स में वो क्या पूछते हैं, नॉर्मल एग्जाम्स में कोई महत्वपूर्ण दिवस पूछ लेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि जनजातीय गौरव दिवस किस में पूछेंगे? जूनियर असिस्टेंट में पूछ सकता है और सुपरिटेंडेंट में पूछ सकता है। लेकिन भाई असिस्टेंट सेक्रेटरी में उन्होंने पूछा है थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया। थैलेसीमिया दिवस तो हम लोग कभी पढ़ेंगे नहीं, है ना। वहाँ से मैंने लर्निंग करी और मुझे लगा कि डायबिटीज़ डे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया कि नवंबर 14 को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया। नवंबर 16 इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता। तो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस जो है नवंबर 16 को मनाया गया। वर्ल्ड टॉयलेट डे नवंबर 19 को मनाया गया। और टॉयलेट डे क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? आपको तो नहीं इंपॉर्टेंट लगेगा, पर चूंकि आप जब कभी यहाँ पर काम करोगे ना आकर के, तो हम लोग देखते हैं उसमें कि स्कूलों में टॉयलेट जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि CWSN टॉयलेट्स है कि नहीं है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो टॉयलेट डे कब मनाया गया? नवंबर 19 को। देन वर्ल्ड फिशरीज़ डे, नाबार्ड का पेपर दोगे तब आपको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। मिल्क डे, फिशरीज़ डे, हॉर्टिकल्चर डे, ऐसे करके जो भी कुछ है। तो फिशरीज़ डे नवंबर 21 को। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, इंपॉर्टेंट डे है, नवंबर 25। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीन। बाकी ये नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, पर जो इंपॉर्टेंट लगे मैंने बता दिया आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना, क्योंकि ये दिवस इंपॉर्टेंट दिवस है। ठीक है। 7 कैंसर, 9 विधि दिवस, देन 11 को क्या है? नेशनल एजुकेशन डे, 11 हो गया। अब उसके बाद क्या है? जनजातीय गौरव दिवस, वो भी इंपॉर्टेंट, 15। नेशनल प्रेस डे 16। इंटीग्रेशन डे 19। संविधान दिवस ये तो कर लोगे, नवंबर 26। उसके बाद वर्ल्ड साइंस डे कब है? नवंबर 10। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब है? नवंबर 14। ठीक है। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? ओके। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे नवंबर 14। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन नवंबर 25। तो ये हम लोगों ने जो है कर लिया यहाँ तक। अब स्पोर्ट्स सेक्शन है, इसको जो है बाद में करते हैं। ठीक है, रखते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू।